दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। देखो, तो चलो बच्चों, आज फिर एक नए क्लास में नए एटीट्यूड के साथ, नए पॉजिटिवनेस के साथ मूव करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम अगेन फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, और मैं देखूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है और जो यूनिट होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे कांस्टेंट रहता है। देखो, मैं फिर से बात करता हूं यहां पर फिजिकल क्वांटिटी। देखो, मैं यहां पर बात करता हूं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों की जो फिजिकल क्वांटिटी क्यू होता है, ये होता है n इंटू यू। पिछले कुछ क्लास पहले बताया था, जब बिल्कुल बताया था, ये होता है n इंटू यू। और हमने आपको ये भी बताया था, यहां पर n क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहां पर n क्या है, मैग्नीट्यूड है, और यहां पर u क्या है, यूनिट है। तो अब मैं अपनी बातों को यहां पर क्या बोलता हूं, देखो, अब मैं ये कहता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक ना। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट हमारा है q इज इक्वल टू कांस्टेंट। q इज इक्वल टू कांस्टेंट कब? इफ अमाउंट ऑफ, देखना, amount of matter is not changed, amount of matter is not changed। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी अमाउंट को मेजर करते हैं, वो चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, अगर उसमें उस क्वांटिटी का जो अमाउंट है, अगर हम अमाउंट को नहीं चेंज करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक सिस्टम में मैग्नीट्यूड और यूनिट दूसरे सिस्टम में मैग्नीट्यूड और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। कैसे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यू आपका कितना होगा, n1 u1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका n2 u2, ठीक ना, इज इक्वल टू n3 u3 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब जितने भी होंगे ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जहां पर यहां पर देखो n1, n2, n3 डॉट 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 क्या है, आर मैग्नीट्यूड। क्या है भाई, ये है मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट सिस्टम। अभी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट सिस्टम, अभी मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। और यहां से u1, u2, u3 डॉट 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 un, ये क्या है, यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम, यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम। तो इस तरह से हम निकालेंगे। आप थोड़ा सोचना, ये कांस्टेंट है बट कैसे है, इसी चीज को हम यहाँ पर देखेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। इसको बॉक्स बना लेना, ये बड़ा काम का चीज है। मैं अपनी बातों को अब प्रूफ करना चल रहा हूं। देखो, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूं, देखना, जैसे मान लो यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो, तो मैं बोलता हूं कि हमारे पास देखो दो, यहां पर मान लो हमारे पास दो पॉइंट है। ये पॉइंट आपका है ए और ये पॉइंट आपका कितना है, बी, ठीक ना। और मैंने बोला इसके बीच का जो लेंथ है ये कितना है, मैंने बोला इसके बीच का लेंथ जो है ना, वो बोल दो आप 150 मीटर है। कितना है, 150 मीटर। तो आप सोचना, थोड़ा सा सोचना, क्या सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहां से लिखूंगा लेंथ ऑफ ए बी, देखना, अगर मैं यहां से लिखूंगा लेंथ ऑफ ए बी, तो बताओ आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 150 मीटर। ये बात आपका सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर आपको लेंथ चेंज नहीं करना है, लेंथ को चेंज नहीं करना है, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहां पर पहले कंडीशन है इफ अमाउंट ऑफ मैटर इज नॉट चेंज्ड, ठीक ना, अमाउंट ऑफ मैटर इज नॉट चेंज।
तो अगर आप यहाँ से जैसे मान लो पहले केस में ए और बी 150 मीटर है, दूसरे केस में 151 नहीं करना है, 150 149 भी नहीं करना है, आपको अमाउंट ऑफ मैटर को चेंज नहीं करना है। तो अगर बताओ इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में लिखूंगा तो यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा लेंथ ऑफ कितना हो गया ए बी। तो अब बताओ एक 150 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 150 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा बोलो, यहाँ से आपको मिलेगा 150 सेंटीमीटर। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। आप इसको बोल दो, इसको आप क्या बोल दो, इसको आप Q2 बोल दो और इसको आप क्या बोल दो Q1 बोल दो। ए आपका दूसरा है, ए आपका पहला है। अब मैं यहां से तीसरा लिखूंगा लेंथ ऑफ ए बी। देखो अगर मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ ए बी तो बताओ ये मिलीमीटर में कितना होगा। मिलीमीटर में देखेंगे 150 से हमें 1000 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू आपका कितना होता है 1 मीटर। तो ये आपका आएगा ना 1500 मल्टीप्लाई बाई 000, तो आएगा 15000। ये आपका आ गया मिलीमीटर। देखो अब इन तीनों को मैंने क्यों लिया है, अब थोड़ा सोचना। जब आप यहां पर रहोगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि लेंथ ऑफ ए बी बताओ, लेंथ ऑफ ए बी बताओ, तो आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ ए बी जो है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये है, ऐसा बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा लेंथ ऑफ ए बी इस यहां से बताओ, यहां से लेंथ का ए बी कितना है, तो आप बोलोगे कि पहले केस में आप बोलोगे 150, ठीक ना, और मीटर है। अब मान लो कोई दूसरा बच्चा आ गया और दूसरे बच्चे से मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ ए बी बताओ, तो मीटर में नहीं बताएगा, सेंटीमीटर में बताएगा। वो बोलेगा यहां से देखो, वो बोलेगा कि ये हमारा 15,000 और सेंटीमीटर है। अब तीसरा बच्चा आएगा, मैं तीसरे से बच्चे से पूछूंगा कि बताओ लेंथ ऑफ ए बी कितना है, तो वो बोलेगा इकाई द्वारा सैकड़ा हजार 10,000, वो बोलेगा 1,50,000 मिलीमीटर। वाह 1,50,000। तो इस तरह से वो बोलेगा 1,50,000 मिलीमीटर है। लेकिन इन तीनों का जो इंटेंशन है, यानी कि पहला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय का जो इंटेंशन है वो बताओ पॉइंट ए और बी के बीच का जो अमाउंट है, लेंथ का जो अमाउंट है वही तो शो कर रहा है ना, बिल्कुल वही शो कर रहा है। क्योंकि ये तीनों बॉय इतने ही डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इतने ही डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यानी कि क्वांटिटी जो है वो सेम है। तो जब क्वांटिटी सेम है तो 150 मीटर इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर और 150 और 1,50,000 mm के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, हमें रिजल्ट निकलेगा Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। तो यहाँ से मैं बोलूंगा 150 मीटर इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर हो गया, और 15 1 2 3 4 ये हो गया आपका मिलीमीटर। तो ये आपका लेंथ का अमाउंट हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल लूंगा, देखो क्या है, देखो ध्यान से देखो। थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं और मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इसको आप इसके बीच का रफ करूंगा, सिर्फ ये, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अभी देखना मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं। देखो देखो अब थोड़ा सोचना, अगर मैं इसके नीचे बात करूंगा तो यहां पर आ जाओ। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं यहां पर एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं। मैंने मान लिया हमारे पास एक मास है, ठीक ना, हमारे पास मान लो एक मास है, ये कितना है, मान लो 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, इसका अमाउंट 2 किलोग्राम है, इसका जो इस बॉल का जो अमाउंट है ये 2 किलोग्राम है। ध्यान से सोचना। तो जब ये 2 किलोग्राम है, देखो, तो जब ये बॉल 2 किलोग्राम है, तो अगर मैं एक लड़के से पूछूंगा, बॉय ए से अगर पूछूंगा क्वांटिटी कितना है, तो वो बोलेगा क्वांटिटी आपका कितना है। मान लो हमारे पास ए बी सी 3 बॉय है, हम तीनों से पूछूंगा ए की क्वांटिटी बताओ, तो वो बताएगा सर 2 किलोग्राम, ठीक ना। फिर बोलेंगे क्वांटिटी बी, बॉय नंबर बी से पूछूंगा ए की क्वांटिटी बताओ, तो बोलेगा सर ये आपका है, अब 2 किलोग्राम को वो ग्राम में चेंज करेगा, तो बोलेगा 2000 ग्राम। अब बॉय नंबर सी से पूछूंगा तो बोलेगा सर ये 2000 ग्राम तो है, अब इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो बोलेगा 2 और इंटू, हाँ ये 2 इंटू, ये बोलेगा आपका बेसिकली बोलेगा 2000,
ठीक ना, और इंटू 10⁻³ मिलीग्राम, ठीक ना। तो ऐसा बोलेगा, तो इसका मतलब ये बोलेगा कि मतलब ये जो मिलीग्राम में है ये आपका मिलीग्राम है। तो यहाँ देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप पहले बॉय से पूछोगे अमाउंट कितना है तो बोलेगा यही बॉल है, दूसरे बॉय से पूछोगे अमाउंट कितना है बोलेगा यही बॉल है, तीसरे बॉय से पूछोगे अमाउंट कितना है तीनों बोलेंगे यही बॉय है। तो जब तीनों एक ही अमाउंट को शो कर रहे हैं तो इसमें चेंज क्या है, इसमें यूनिट और मैग्नीट्यूड चेंज है। तो हम बोलेंगे QA बराबर QB बराबर QC, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1500 kg, ठीक ना, सॉरी इसका मतलब हो गया 2 kg इज इक्वल टू कितना आएगा 2000 ग्राम इज इक्वल टू कितना है बता दो 2000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मिलीग्राम। तो इस तरह से आपको निकालना है, समझ गया। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो हमें पता चल गया कि अगर किसी मैटर का अमाउंट सेम है, किसी मैटर का अमाउंट अगर सेम है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो यूनिट है, यानी कि किसी मैटर का अमाउंट सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके एक यूनिट में यूनिट का, यानी कि एक सिस्टम में यूनिट और मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन दूसरे सिस्टम में यूनिट और मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि अगर मैं इस एग्जांपल को एक बार और नीचे चलूं तो देखो आपका ये कितना है, मीटर इज इक्वल टू 15000, ठीक ना, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 के बाद 40, ठीक ना, और ये हो गया मिलीमीटर। तो आप देखो ये क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड और यूनिट, मैग्नीट्यूड यूनिट, मैग्नीट्यूड यूनिट। तो आप बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मैग्नीट्यूड और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन एक सिस्टम में, यानी कि आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट सिस्टम में है और ये आपका सेकंड सिस्टम में है और ये आपका थर्ड सिस्टम में है। तो यहाँ पर आपका ये रूल बन गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, अगर वो चेंज नहीं होता है तो किसी भी सिस्टम में उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट का मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा, ये शो करता है। यहाँ भी वही हाल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से QC कितना है 2000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मिलीग्राम। कितना आसान है फिजिक्स, बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो यहाँ से हमारे पास एक नियम बन गया, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो हमारे पास क्या नियम बन गया, देखो। तो अब यहाँ से हमारा क्या नियम बन गया कि अगर अमाउंट सेम है तो आप बोलोगे Q इज इक्वल टू N इंटू U, ये कितना होगा, ये होगा कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को मैं K बोल देता हूँ, कितना बोल देता हूँ K, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यूनिट में और मैग्नीट्यूड में ग्राफ क्या है, देखना बड़े ध्यान से। देखो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ की बात करता हूँ, देखो तो ये चीज तो मैंने निकाल लिया है कि Q इज इक्वल टू N इंटू U, ये आपका K है, यानी कि कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से N लिखूंगा तो N हमारा क्या आएगा, बोलो K बाई क्या आएगा, ये आपका आएगा K बाई यूनिट। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट बढ़ेगा ना, देखना बड़े ध्यान से, यहाँ से दो मीनिंग निकल रहे हैं, यहाँ से एक मीनिंग निकला, अगर यूनिट आपका बढ़ेगा, देखना यूनिट आपका बढ़ेगा तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर आपका यूनिट जो है ये डिक्रीज हो रहा है तो बताओ क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो n की वैल्यू है क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, देखना, या फिर इसका उल्टा हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि n आपका इंक्रीज हो रहा है तो बताओ ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये आपका इंप्लाइज करेगा u आपका डिक्रीज होगा। या फिर यहाँ से मैं देखूं, यहाँ से मैं बोलता हूँ n आपका डिक्रीज कर रहा है तो इंप्लाइज करेगा u इंक्रीज करेगा। इसको मैं दिखाता हूँ, क्यों, क्योंकि बच्चों आप जानते हो, देखो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखो जो ये देखो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको दो तरह से लिख सकते हो, इसको देखो कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप लिख सकते हो n बराबर k इंटू यू, या फिर लिख सकते हो u बराबर k बाई n। तो देखो बच्चों यहाँ से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक ना, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। u हो गया, ये हो गया n और ये हो गया u। यहाँ पर देखो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, अगर हम यूनिट को बढ़ाएंगे तो बताओ क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी कम होगी, तो जब ये वाली क्वांटिटी कम होगा तो n क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, जैसे देखो मैं यहाँ से बोलता हूँ u की वैल्यू आप मान लो कितना है, मान लो आपका 2 है, तो बताओ n की वैल्यू कितना आएगा, k बाई 2 आएगा, यानी कि
0.5 यानी कि कितना आएगा, यानी कि 0.5 के आएगा। और अगर मैं u की वैल्यू यहाँ से कितना लेता हूँ, 4 लेता हूँ, तो बताओ n की वैल्यू कितना आएगा, k/4, तो 0.25 के आएगा। तो देखो जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ा रहे हैं, देखना जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा मैग्नीट्यूड घट रहा है। अब इसका उल्टा होगा कि अगर हम मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो यूनिट घटेगा। देखना कैसे, देखो अच्छे से देखना आप लोग। देखो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ कि u इज इक्वल टू n बाई u इज इक्वल टू k बाई n, तो मैं यहाँ से बोलता हूँ कि n की वैल्यू आप 2 ले लो, तो बताओ u की वैल्यू कितना आएगा, k/2, क्योंकि n की वैल्यू आप फिलअप करोगे ना, तो जब फिलअप किए k/2, अब k/2 का मतलब 0.5 के। अब मान लो n की वैल्यू 4 ले लो, तो बताओ u की वैल्यू कितना आएगा, k/4, तो k/4 का मतलब 0.25 के। तो ये आपका 2 हो गया, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि 1 और 2। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि अगर आप यूनिट को बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड घटेगा, मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे तो यूनिट घटेगा। तो अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें ग्राफ कितना बनेगा। तो देखो इसके नीचे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो देखो तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक पॉइंट हमारा है, ये देखो एक पॉइंट हमारा है यूनिट, एक पॉइंट हमारा है यूनिट और एक पॉइंट हमारा है n का मतलब मैग्नीट्यूड, n का मतलब मैग्नीट्यूड और u का मतलब यूनिट, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर कैसा ग्राफ बनेगा। देखो देखो बच्चों, अगर आप यहाँ से डिफाइन करते हो, यहाँ से अगर आप देखो u की वैल्यू अगर 0 लोगे तो बताओ k की वैल्यू कितना होगा, n की वैल्यू कितना होगा, n की वैल्यू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर u की वैल्यू 0 रखोगे तो बताओ क्या होगा, आप n को देखोगे तो आप यहाँ से n लिखोगे आप 1/0, तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। लेकिन अगर आप यहाँ से n की वैल्यू 0 लोगे तो बताओ u की वैल्यू कितना होगा, 1/0 इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी नहीं हो सकता जिसमें यूनिट आपका 0 हो और आपका मैग्नीट्यूड 0 हो, समझे। मतलब अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यूनिट दोनों 0 हो रहा है, मतलब उनमें से कोई एक 0 है तो क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यूनिट 0 हो मैग्नीट्यूड 0 एक साथ ऐसा नहीं हो सकता और होगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट 0 रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट चला जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक ना। ये देखो सेकंड वाला, और अगर आप यूनिट को 0 रखोगे तो मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट और मैग्नीट्यूड को 0 रखोगे तो यूनिट इनफाइनाइट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो जब आप इसे पीछे जाओगे पीछे जाओगे पीछे जाओगे पीछे जाओगे, यहाँ पर यूनिट के डायरेक्शन में आपका 0 हो गया। तो जब आप यूनिट की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको ये इनफाइनाइट जाता हुआ नजर आएगा ना, बोलो। तो आपका ग्राफ जो है ये कुछ हाइपरबोला बनेगा। कैसा बनेगा मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ हाइपरबोला ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपको हाइपरबोला देखने को मिलेगा, तो मैं एक अच्छे से बना देता हूँ, देखो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अरे यार ये हाइपरबोला बनेगा, अच्छा से मैं बना देता हूँ, देखो ये आपको हाइपरबोला मिलेगा। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, कैसे, देखो अब देखो जैसे 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 यूनिट बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो ये डिक्रीज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड, देखो, और जैसे जैसे यूनिट घट रहा है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट की तरफ। तो ये कहाँ तक जाता हुआ नजर आएगा, ऊपर का जो है इनफाइनाइट जाता हुआ नजर आएगा, इधर का भी आपका इनफाइनाइट ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये टच नहीं करेगा। जैसे ये टच करेगा, यानी कि इसमें कर्व में जैसे टच करेगा वैसे यूनिट आपका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाएगा, उस टाइम पर यूनिट की वैल्यू आपका इनफाइनाइट नजर आएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर जाकर के इस एक्सिस में टच करता है, यहाँ पे अगर टच करेगा तो मतलब आपका ये यूनिट 0 हो गया, क्योंकि जब ये टच करेगा तो आप इस लाइन पे पहुंच गए ना, और इस लाइन पे पहुंचने का मतलब मैग्नीट्यूड 0 यूनिट 0, और यूनिट अगर 0 हो जाएगा तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पहुंच जाओगे, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा, ये आपका हाइपरबोला बनेगा। अब ये हाइपरबोला क्या होता है मैथ के स्टूडेंट जानते हैं, नहीं तो आप जाओ इंटरनेट पे वहां से ढूंढ के देख लो। ओके चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो देखो अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन देखो क्या है,
मैं यहाँ पे लिखता हूं कि m इज इक्वल्स टू, ठीक ना, मान लो यहाँ पर 2 kg है और यहाँ पर 200 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट में क्या रिलेशन है। तो देखो आप अगर यहाँ से देखोगे तो आप यहाँ से लिखोगे m1u1 को 2 टाइम्स kg लिखोगे। तो यहाँ से बताओ इस 2 टाइम्स kg में यूनिट कितना है। यहाँ से देखो u1 है, ये 1 kg है। आप बताओ m1 कितना है, m1 आपका 1 है। और अगर आप यहाँ से m2u2 लिखोगे तो क्या लिखोगे 200 ग्राम, ये वाला पार्ट। तो देखो यहाँ से m2 कितना आएगा, m2 आएगा 2000 ग्राम, ठीक है। और यहाँ से देखो जो u2 है ये आएगा 1 ग्राम। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो आप यहाँ से इससे क्या बोल सकते हो, देखो इन दोनों से आप बोल सकते हो कि जो m2 है ये ग्रेटर देन m1 है। और बोल सकते हो कि u2 जो है, ठीक ना, u2 जो है ना ये क्या है, ये आपका लेस देन u1 है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि m2 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट सिस्टम। और यहाँ पर क्या है, यूनिट ऑफ द सेकंड सिस्टम इज लेस देन यूनिट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम। क्योंकि किलोग्राम की अगर हम बात करेंगे, ठीक ना, अगर मैं किलोग्राम की बात करूंगा, देखो ये 1 किलोग्राम है ना, ये 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम 1 ग्राम से ज्यादा होता है, इसलिए हमने u1 ग्रेटर देन u2 लिखा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1 लेस देन 2000 होता है, बिल्कुल सही बात है, तो हमने इसको ऐसे लिखा। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट पता चला, यहाँ कहाँ से हमें रिजल्ट पता चला कि अगर हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसका यूनिट छोटा होगा, और जिसका यूनिट बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, ये बात पता चली, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, देखो हमें पता चला बड़ा परिमाण बोलते हैं, बड़ा परिमाण क्या करेगा, छोटा यूनिट रखेगा, ठीक ना, छोटा इकाई रखेगा, इकाई को हम यूनिट बोलते हैं, छोटा इकाई रखेगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद छोटा परिमाण बड़ा इकाई रखेगा। तो इस तरह से आप यूनिट को समझोगे अच्छे से। तो आज की क्लास में हम ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ाए हैं, ठीक है। इस पे भी आप 2-4 सवाल अपने मन से बना करके कर लेना, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को हम ओवर करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अगली क्लास होने वाली है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों यूनिट कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे? यूनिट कन्वर्जन, ठीक ना। यूनिट कन्वर्जन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इसका योगदान है। तो अगली क्लास में हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो अभी क्लास को ओवर करते हैं। सभी को बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय, सभी को खुदा हाफिज, जो भी समझना चाहो। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो जो आपको दिया गया है पीएमसी वर्ष में। आप अबाउट में जाओगे तो आपको ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर सब मिलेंगे, वहां से आप ले करके हमारे ईमेल आईडी पर आप क्वेश्चन मेल कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, सभी को बाय बाय।